नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की सिलेबस के बारे में, कैसे पेपर होता है, किस तरीके से पेपर कंडक्ट कराया जाता है, क्या क्या आता है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक जो बच्चा नया है, जो तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है यूपीएससी का सिलेबस। और किसी भी परीक्षा को बैठने के लिए, पास करने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ी हमारे पास में एक चीज़ होनी चाहिए, उस सिलेबस की समझ कि सिलेबस हमारा कहाँ से क्या चीज़ पूछ रहा है और क्या हमको उसमें बताना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, मैं बात कर लेता हूँ यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। देखिए, ये पेपर जो होता है बेसिकली तौर पर 3 चरण में पेपर रहता है, पीटी प्लस मेंस देन इंटरव्यू। अगर मैं पीटी की बात करूंगा तो पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, उसका नंबर हमारा मेरिट में नहीं जुड़ेगा। जिसमें क्या रहता है, आपके 2 पेपर होंगे, GS1 GS2। ओके, GS1 GS2 की मैं बात करूंगा तो GS1 की जो आपकी मेरिट बनेगी, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट जुड़ेगी। परंतु GS2 की मैं बात करूँ, जिसे हम लोग CSAT भी बोलते हैं, और उसमें क्या रहता है, 80 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको क्वालिफाइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन तब ही आपकी GS1 की कॉपी चेक होगी। जैसे ही आप पीटी पास करके जब मेंस में आते हैं, और जब मेंस में आते हैं तो आपका जो शेड्यूल तैयार किया जाता है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। आप सोचें कि बहुत सहजता से हम लोग पीटी करके मेंस में आ गए, हालांकि सहज तो नहीं है, बहुत टफ पड़ जाता है कि जब आप 5-6 लाख की भीड़ को क्रॉस करके सीधे 14,000 15,000 की भीड़ में आना, तो वो भी एक अपनी अच्छी खासी प्रक्रिया है। परंतु मेंस आप सोचें कि पढ़ के पास होने वाली प्रक्रिया नहीं, वो आपको एक प्रैक्टिस भी मांगेगी, आपको तथ्यात्मक समझ मांगेगी, व्याख्यात्मक समझ भी मांगेगी, आपकी सोचने समझने की क्या क्षमता है वो सभी उसमें प्रदर्शित आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेंस है, मेंस में 1-2 पेपर नहीं हैं हमारे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेंस में सब पेपर होंगे आपके 2 पेपर, एक लैंग्वेज का पेपर होगा, देन आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा कंपलसरी इंग्लिश का। देन उसके साथ फिर बाद में आप चलेंगे, GS1 होगा, GS2 होगा, GS3 होगा, GS4 होगा। उसके बाद में फिर 2 पेपर आपके होंगे ऑप्शनल के, फिर एक पेपर आपका होगा एसए का। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 8-9 पेपर करीब आपको देने होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले 2 पेपर, फिर 1 2 3 4 पेपर, फिर 2 पेपर और फिर एक एसए का, तो ऐसे करके आपको 9 पेपर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूं पहले 2 पेपर की, इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश की और हिंदी की, जो लैंग्वेज पेपर है उसकी मेरिट नहीं जुड़ती। तो ऐसे करके ये पूरा जो खेल रहता है वो 1750 नंबर का पूरा पेपर रहता है। आप 1750 नंबर में जैसे ही आप लोग पास करके जाते हैं, फिर आपका 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद में लवाशना भी रहता है आपका हैदराबाद में भी आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है आईपीएस की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस तरीके से रहता है। चलिए, परंतु मैं मेंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ किस तरीके से। जैसे कि अगर मैं पहले पेपर की बात करूँ, जैसे मैंने जीएस पेपर की बात करी, तो मेजर जो सब्जेक्ट रहता है सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी आपका रहता है, इतिहास रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, वो भी पोर्शन रहता है। अगर दूसरे मैं पेपर की बात करूँ तो आपका पॉलिटी का, समाज का, ये पूरा पोर्शन रहता है। तीसरे में आपकी इकोनॉमी रहती है। ठीक है, पर्यावरण भी रहता है। उसके साथ साथ मैं बात करूं आपको, एस्से रहते हैं आपके। एस्से के बाद में फिर आपके जो ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो जो आप सब्जेक्ट चुनते हैं ऑप्शनल में, वो आपका रहता है 250-250 नंबर के पेपर जो रहते हैं, वो 250-250 नंबर के रहते हैं। ये भी आप क्लियर कीजिएगा। क्लियर? हाँ, उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आपका पीटी हुआ, पीटी के बाद में आपका सितंबर और अक्टूबर के बीच में मान के चलिएगा आपका मेंस हो जाएगा, और फरवरी मार्च के बीच में आप मान के चलिएगा आपका इसका नाम क्या है, जब मेंस हो गया आपका सितंबर अक्टूबर में, और इंटरव्यू आपका हो जाएगा फरवरी मार्च के बीच में। ठीक है, और मई में मान के चलिएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल मई के बीच में, क्योंकि पेपर दोबारा कराने से पहले आपको मतलब रिजल्ट आ जाता है। ये यूपीएससी की बहुत अच्छी बात है।
हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। आप लोग ये सोचें कि पेपर बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान रहती हैं, कि जैसे कि बहुत सारे पेपरों में ये रहता है कि आप 10 साल का प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपका हो जाएगा। परंतु यूपीएससी इन सब चीज़ों से बहुत अलग काम करती है। आप सोचें कि आप उसमें ट्रेंड को हमेशा सेट नहीं होने देंगे कि इस धर्रे पे पेपर आ रहा है तो यही धर्रा होगा। तो यूपीएससी उसको कभी ट्रेंड्स को बिल्कुल सेट नहीं होने देती है। सबसे अच्छी बात उसकी ये रहती है। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, आप सोचिए कि एक ही ट्रेंड में पेपर चलना वो कभी नहीं होता, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बार में अगर पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए इकोनॉमी से आए, अगर इस बार पॉलिटी से आए तो इकोनॉमी से आएंगे, या आप सोचें कि इस बार पॉलिटी से आए अगली बार इकोनॉमी से आएंगे। इस तरीके से तो नहीं हो सकता। अगर उनका मानना ये है कि अगर इस बार पॉलिटी से दे दिए अगली बार भी पॉलिटी से दे देंगे, आप सोचेंगे कि इकोनॉमी से, तो इस चीज़ को वो पूरा निकालती है। और वो जो उनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि तथ्य की समझ होना अच्छी बात है, परंतु आपको व्याख्यात्मक समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी पर ही यूपीएससी काम कराती है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को फॉलो करने की, कि आप इस ढर्रे में ना जाएं। जो मैं नए बच्चे हैं उनको यही बोलूँगा कि आप इस ढर्रे में ना जाएं कि यार 10 साल के पेपर देख के या 20 साल के पेपर देख के मेरा काम हो जाएगा, या पीटी का मैं देख लूँ। तो इस चीज़ से आप लोग हट जाइएगा। हाँ, सीसेट की मैं बात करूँ तो सीसेट भी आप सोचें कि बहुत आसान है, या वो नहीं, ऐसा नहीं है कि एसएससी और सीजीएल में जो मैथ आता है, रीजनिंग आता है, उस तरीके से हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और 2026 का जो पीटी हुआ है उसमें इस बार सिद्ध भी कर दिया गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी से भी पूछ लिए गए थे, ठीक है, और आपके एथिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है ना, प्रशासनिक सेवा से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं पॉलिटी के क्वेश्चंस की, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आप ये सोचें कि मैं सारे जितने भी अनुच्छेद हैं उस तरीके से पढ़ लें, या फिर उनको रट के काम हो जाए, तो इस चीज़ को यूपीएससी बिल्कुल नकारती है। आप सोचें कि यूपीएससी में मैं रट के काम कर लूँ, तो नहीं हो सकता। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कोशिश कीजिए कि भारतीय सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम हैं, उन सबको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस इस बार बहुत ज़्यादा उठाए गए हैं। एनसीईआरटी भी एक प्लस पॉइंट हो सकती है आपके लिए, तो कोशिश करना कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कुछ समझ ऐसी है, जैसे कि आप सोचें कि मैं सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाऊँ तो नहीं चीज़ें बन पाएंगी, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी। पहले कोशिश करो एक बार चीज़ों को पढ़ लो, देन उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ विकसित करेगी। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल की क्या है, देखो ऑप्शनल वो आपका खुद का सब्जेक्ट है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करने पड़ेंगे। जब आप ज़्यादा नंबर करेंगे तो तभी ही आप कुछ अच्छा बेहतर कर सक पाएंगे। अगर रैंक इम्प्रूव के लिए ऑप्शनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एसए और एथिक्स भी आपकी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पेपर 1, 2, 3 की मैं बात करूं, आप कितना भी कोशिश कीजिएगा 100, 110, 115, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ, परंतु आप एथिक्स की बात करें, एसए की बात करें, ऑप्शनल की बात करें, तो आप इनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। एसए में भी आपको बस कोशिश कीजिएगा नई नई बुक्स को पढ़ने का, साहित्य को पढ़ने का, ठीक है, नई जो टॉपिक्स को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर सामाजिक स्थिति से आया तो सोशल इश्यू को जोड़िएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से ऐसे आया तो कोशिश कीजिएगा जो करंट से रिलेटेड सारी घटनाओं को जोड़ने का, ओके। और अगर मैं पर्यावरण की भी बात करूं तो पर्यावरण को भी आप कोशिश कीजिएगा कि ज्योग्राफी वगैरह से जोड़ने के लिए, तो ये हो जाता है, इतना दिक्कत नहीं है। अगर एथिक्स की भी बात करूं तो केस स्टडीज़ को कोशिश कीजिएगा अपने ऊपर अप्लाई करके देन उसको आंसर देने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए, और बहुत हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए, ठीक है। और रही बात, अब आ जाते हैं इंटरव्यू जो आपका है वो आपके मस्तिष्क का काम है। आप क्योंकि वहाँ जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ उन लोगों को पता है कि जब ये बच्चा पीटी प्लस मेंस इतनी बड़ी जटिल प्रक्रिया पास करके आ रहा है तो इसके पास में समझ तो है, ठीक है, इसने पढ़ा है, इसके पास नॉलेज है।
अब आप उस नॉलेज को किस तरीके से गेन करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में नॉलेज है तो मैं उसको किस तरीके से प्रदर्शित कर रहा हूँ सामने वाले के सामने, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वही एक इंटरव्यू, वही खेल है आप लोगों का। इंटरव्यू में आपसे बस यही चीज़ है कि कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से आंसर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस रहिएगा। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे और एक आपके चेहरे पर पॉजिटिवनेस दिखेगी तो सामने वाला इंसान खुद आपके लिए कॉन्फिडेंस समझेगा कि हाँ इसमें दम है बंदे में। तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जब वहाँ आप हिचकते हैं, आप अपनी बात को पूरी तरह से नहीं कह पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मतलब अपने आप में अजीबनेस महसूस कर रहे हैं, तो फिर जब आप 4 लोगों के 5 लोगों के सामने जब लगता है तो ऐसा आप पब्लिक डीलिंग कैसे कर पाएंगे। तो वही एक इंटरव्यू का मेन पॉइंट रहता है कि आप किस तरीके से कैसे क्या करते हैं, आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रशासनिक जब सेवा में आप आते हैं तो आपको इमोशनल भी होना पड़ता है, आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ेंगे एथिक्स में पढ़ेंगे, और एथिक्स हमें ये चीज़ें पढ़ाती भी है कि अगर मेरी फैमिली है और उसने गुनाह किया है तो मैं एज अ प्रशासनिक अधिकारी, एज अ डीएम के तौर पर क्या कर सकता हूँ। तो वही सारी चीज़ें मायने रखती है, तो वही हमें इंटरव्यू में देखा जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में आपका जो ट्रेनिंग है मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में हुआ, लवासना में भी आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। जैसे IRS वगैरह और रेवेन्यू वगैरह की जो होती हैं वो शायद दिल्ली में होती हैं ट्रेनिंग। तो इस तरीके से पूरा जटिल प्रक्रिया रहती है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। और कुछ आपको डाउट लगे कमेंट्स में तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को सॉल्व करने की। बाकी मैंने UPSC का जो भी पूरा सिलेबस था बहुत आपको सिंपल सरल भाषा में समझा दिया है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं कोशिश करूँगा लाने के लिए, अभी जो असम में बाढ़ आई है उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बात ये नहीं है बाढ़ आना, बात ये है कि यार वहाँ की जो स्थिति इतनी ख़राब है, सरकार वहाँ पर राहत मुहैया करा रही है, परंतु ये चीज़ें हमें हर साल देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो क्यों है, क्या कारण है, क्यों आ सकती हैं। तो ये कोशिश कीजिए PT प्लस मेंस की दृष्टि से भी और आने वाले पर्यावरण की दृष्टि से भी कि हमारे लिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक आपदा जब हम पढ़ते हैं ना, हमारा टॉपिक भी है आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से पूरा बाढ़ का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा। क्योंकि कुछ प्राइवेट संस्थान भी उसमें जाके बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं और बेसिकली तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग बढ़कर इसमें अपना सहयोग प्रदान करा रहे हैं, चाहे कैसे भी समझिए, बट वो करा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सरकार भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है और वहाँ पर पूरा मुहैया करा रहे हैं, परंतु एक बार पूरी वहाँ के जनमानस को तो तबाह करती है, प्लस लोगों की उम्मीदों को भी तबाह कर देती है। वहाँ पर लोगों को इतनी आस है, लोगों के पूरे घर छिन गए, सब कुछ पानी पानी हो गया। बाढ़ के बाद में जब ये बाढ़ का ख़त्म होगा उसके बाद में फिर बीमारियाँ होती हैं, मच्छर वगैरह, तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होने के कारण ये सब होता है। और प्राकृतिक आपदा भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब बारिश जब पहाड़ों पर ज़्यादा होती है तो पानी का पूरा रिसाव एकदम दहाड़ के आता है, बीच में जवाब गाद होने के कारण वो फिर आगे को रिसाव मारता है, और जब रिसाव मारता है तो पानी रुकेगा तो वो पूरा क्षेत्र में फैलेगा, वही एक बाढ़ का कारण होता है। और हमारा ये पूरा एरिया बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में भी, और मैं कोशिश करूँगा एक अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा बाढ़ के बारे में जो असम में हुआ, क्या कारण है क्या नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।